चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन करेंट अफेयर्स, जो कि लक्ष्य 2 है 2025 का। ठीक है, हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे अभी इस जो होगा केंद्रीय बजट 2025-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, यह केंद्रीय बजट 2025-26। ठीक है, 25-26 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पर केंद्रीय बजट 2025-26, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती सीतारमण ने संसद में 7वीं बार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया है। विदित हो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 2025 को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अध्याय फर्स्ट देखते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर है। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है क्या है, पुनः तेज गति की ओर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि 2024-25 में 6.4% रहने की उम्मीद है। वास्तविक सकल मूल्य यानी जीवीए वित्त वर्ष 2025 में 6.5 रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय आय के अग्रणी अनुमान के अनुसार है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में 3.3 की दर से वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगले 5 वर्षों के लिए 3.2% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधारों पर जोर देने तथा विनियमन को कम करने से मध्यावधि वृद्धि क्षमता सुदृढ़ होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अब उल्लेखनीय है कि भू राजनीतिक तनाव, जारी संघर्ष और वैश्विक व्यापार नीतिगत जोखिम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में गंभीर चुनौती बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक के लक्ष्य स्तरों में करीब पहुंच रही है। खुदरा मुद्रास्फीति हेडलाइन वित्त वर्ष 2024 के 5.4 से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024-25 में 4.9 रह गई है। पूंजीगत, अगला पॉइंट है पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष कैपेक्स 2021 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान निरंतर सुधार हुआ है। आम चुनाव के बाद कैपेक्स में जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान 8.2% की वृद्धि दर्ज वर्ष दर यानी की गई है। अब वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जो क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्पर्धा को रेखांकित करती है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात 9.1% रहा है, जो अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के व्यापारिक निर्यात में सुदृढ़ता को प्रदर्शित करता है। विदित हो कि भू राजनीतिक निश्चितताएं वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती रहेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि की बेहतरीन संभावना है। वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कृषि विकास स्थिर रहा है। दूसरी तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 4 तिमाहियों की तुलना में सुधार दर्शाती है। अब वर्ष 2024-25 के लिए कृषि उत्पाद के पहले अग्रणी अनुमानों के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड 1647.05 लाख मीट्रिक टन यानी LMT होने का अनुमान है, जो 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है। पिछले 5 वर्षों में औसतन खाद्य उत्पादन 8.2% अधिक है। अनुमानित वृद्धि मुख्य रूप से चावल, मक्का, मोटे अनाज, तिलहन उत्पादन में वृद्धि कारण है। अब विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि में नरमी, यानी उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2025
की पहली छमाही और औद्योगिक क्षेत्र 6% की वृद्धि हुई है। वैश्विक मंदी ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण में प्रभावित किया है। पहली तिमाही 8.3% की मजबूती वृद्धि देखी गई है, किंतु 3 प्रमुख कारकों के कारण दूसरी तिमाही में वृद्धि में नरमी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सेवा क्षेत्र में वृद्धि, यानी बीते वर्ष यानी 25 में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पहली और दूसरी तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 7.1% की वृद्धि हुई है। 2011 से 12 मूल्यों पर भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 की यानी 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में 6.7% और 5.4% बढ़ी है। अब देखते हैं अध्याय 2। क्या है अध्याय 2? मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र विकास अन्योन्याश्रयी संबंध। यानी मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9% से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 64.2 हो गया है। बैंक ऋण में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और यह जमा राशि लगभग बराबर हो गई है। अब अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के लाभ में वृद्धि हुई है, जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों जीएनपीए में कमी तथा पूंजी का भारित परिसंपत्ति अनुपात जोखिम अनुपात है, जो सीआरएपी में वृद्धि को रेखांकित करती है। ऋण वृद्धि में नॉमिनल जीडीपी विकास को लगातार 2 वर्षों से पीछे छोड़ दिया है। अब ऋण जीडीपी अंतर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कम होकर -0.3% रहा है, जो वित्त वर्ष 2023 के पहली तिमाही में 10.3% था। बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार अतिरिक्त पूंजी तथा मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दिखाता है। अब अनुसूचित व्यावसायिक बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए घटकर 2024 के अंत में सकल ऋण अग्रणी 2.6% पर आ गई है, जो 12 वर्षों का निम्न स्तर है। अब दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 1068 योजनाओं के समाधान से 3.6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं। यह संबंधित परिसंपत्तियों के लिक्विडेशन के 161% के उचित मूल्य के 68.1% के बराबर है। भारतीय स्टॉक मार्केट के अन्य उभरते बाजारों के पीछे छोड़ दिया गया, जो जीडीपी तथा बीएसई बाजार पूंजी संग्रह का अनुमान दिसंबर 2024 के अंत में 136% रहा है। प्राथमिक बाजारों इक्विटी एंड ऋण से प्राप्त पूंजी संग्रह अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान 11.1 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान जुटाई गई धनराशि 5% अधिक है। अब भारतीय बीमा क्षेत्र 11.1% की वृद्धि होने का अनुमान है और अगले 5 वर्षों में G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बनने की अपेक्षा है। कुल बीमा प्रीमियम वित्त वर्ष 2024 में 7.7% दर की वृद्धि हुई और यह 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। भारत के पेंशन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो सितंबर 2024 तक पेंशन ग्राहकों की कुल संख्या 16% यानी वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। 1975 में प्रारंभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीएस की संख्या को वर्ष 2006 की 133 से घटाकर वर्ष 2023 में 43 कर दिया गया है और इनका कवरेज 696 जिलों तक हो गया है। गुजरात स्थित जीआईएफटी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के रूप में अपनी प्रगति जारी रखा। वर्ष 2024 में वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र सूचकांक 36 में अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार करते हुए 42वें स्थान पर पहुंच गया है। अब वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की टियर 1 रैंकिंग में जिसने 100 में से 98.49 के सराहनीय
स्कोर के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। अब यह अध्याय 3 है, बाह्य क्षेत्र FDI को व्यावसायिक रूप से देना। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में कुल निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा व्यापार जो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान कुल आयात स्थिर घरेलू मांग के कारण 6.9% की वृद्धि दर्ज करते हुए 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम और रत्न और आभूषणों को छोड़कर सेवाओं एवं मूल निर्यातों में वृद्धि 10.4% रही है। दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में बाजार की हिस्सेदारी 10.2% है। अंकटाड के अनुसार इस क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है। अब वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा GDP का 1.2% रहा है, जिससे नेट सेवा प्राप्तियों की वृद्धि, निजी अंतरण प्राप्तियों में वृद्धि समर्थन मूल्य है। अब वर्ष 2025 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष FDI मजबूती आई, जो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीने में 47.2 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि के लिए 55.6 बिलियन डॉलर हो गया। इसे 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर है, जो 10.9 महीने के आयात तथा देश के बाह्य ऋण के 90% के लिए पर्याप्त है। भारत का बाहरी ऋण पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है। सितंबर 2024 के अंत में बाह्य ऋण एवं GDP का अनुपात 19.4% रहा है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दुगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 2005 में 1.9 से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3 हो गई है। अब अध्याय 4, अब कीमतें और मुद्रास्फीति उतराव चढ़ाव के समझना, यानी IMF के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति दर 2024 में 5.7 रही है, 2022 में 8.7 के शीर्ष पर था। अब वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है, किंतु कुछ उभरती अर्थव्यवस्था में भिन्नता बनी हुई है। अब भारत में खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% मुकाबले वित्त वर्ष 2025 अप्रैल दिसंबर 2024 से घटकर 4.9% रह गई है। अब RBI एवं IMF का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य स्फीति वित्त वर्ष 2026 में 4% लक्ष्य के अनुरूप रहेगी। जलवायु सहनीय फसल किस्मों और कृषि तौर तरीकों में सुधार, तीव्र जलवायु घटनाओं में प्रभावों को कम करने की दीर्घावधि को मूल्य स्थिरता हासिल करने के लिए आवश्यक है। अब अध्याय 5, अब मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनिमय से विकास को बढ़ावा। भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव के मध्य में है, जो अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतियों और अवसर को प्रतिबिंबित करता है। भू आर्थिक विखंडन GEF वैश्वीकरण के प्रतिस्थापित कर रहा है, जो नए जोड़ तोड़ को प्रेरित करेगा। वह 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 1 दशक या 2 दशक तक औसतन स्थिर मूल्य पर लगभग 8% की वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत है। भारत घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रणालीगत विनियमन में कमी पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा लोगों को संगठनों को वैध आर्थिक गतिविधि को आसानी से संचालित करने के लिए सशक्त बनाएगा। भारत की मध्य अवधि विकास संभावनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रणालीगत विनियमन में कमी का व्यक्तिगत व छोटे व्यवसायों की आर्थिक आज़ादी से बेहतर बनाना सबसे प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता है। अब व्यापार सुगम 2.0 के तहत सुधार व आर्थिक नीति का विशेष ध्यान प्रणाली विनियमन में
कमी लाने तथा एक व्यवहारिक मिडिल स्टैंड मध्य आकार के व्यवसाय अर्थात भारत का SMI के क्षेत्र का निर्माण करने पर होना चाहिए। अगले कदम के रूप में राज्यों की मानकों तथा नियंत्रणों पर ढील देने पर काम करना चाहिए, जैसे लागू करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय निर्धारित करना, टैरिफ एवं शुल्कों में कमी लाना, जोखिम आधारित विनियमन को लागू करना। अब जॉन मेनार्ड किन्स ने अपने महत्वपूर्ण लेख द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस में 20वीं सदी के आरंभिक लंदन शहर में वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में लिखा था। वैश्विक जनसंख्या वर्ष 1980 में 4.4 मिलियन से बढ़कर 2022 में 8 मिलियन हो गई। शहरीकरण दर 1980 में 39% से बढ़कर 2022 में 57% हो गई। अब हालिया अध्ययन के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि वैश्विक GDP में 12% तक कम रही है, जो विश्व आर्थिक का वैश्विक तापमान, चरम जलवायु घटनाओं के साथ साथ मजबूत संबंध दर्शाता है। अब अध्याय 6 निवेश एवं अवसंरचना निरंतर जारी रहनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने मुख्य रूप से अवसंरचना के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने तथा मंजूरी व संसाधन जुटाने की गति देने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से वृद्धि हुई है। अब रेल परिवहन संपर्क के तहत अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान 231 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किए जाने के साथ ही अप्रैल से अक्टूबर 2024 के मध्य 17 जोड़े वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। अब गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT 31 अक्टूबर 2024 तक 91 GCT चालू हो चुके हैं और 234 स्थानों को मंजूरी दी गई है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भारतीय रेलवे ने वर्ष 2029 से 30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 375 मेगावाट और 1003 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। प्रमुख आर्थिक गलियारे तीन रेलवे गलियारों के तहत 11.17 लाख करोड़ मूल्य की 434 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें PM गति शक्ति पोर्टल पर मैप किया गया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना दिसंबर 2015 में स्वीकृति और जापान द्वारा समर्थित इस 508 किलोमीटर लंबी परियोजना की संशोधन लागत 1.08 लाख करोड़ है। अक्टूबर 2024 तक इसमें 67,486 करोड़ रुपए व्यय के साथ 47.17 भौतिक प्रगति हासिल कर ली है। अब समर्पित माल ढुलाई गलियारे DFC नवंबर 2024 तक नियोजित 2,843 किलोमीटर DFC नेटवर्क में 2,741 किलोमीटर यानी 96.4% चालू हो चुका है। DFC ने यात्री ट्रेन के हस्तक्षेप के बिना माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि की सुविधा देकर भारत को लॉजिस्टिक परिदृश्य को बदल दिया है। सड़क नेटवर्क के तहत वित्त वर्ष 2025 अप्रैल दिसंबर 5853 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियार विकास कार्यक्रम के तहत एक चरण फर्स्ट विभिन्न क्षेत्रों के लिए 383 भूखंड औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 3788 एकड़ है। परियोजना आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से लेकर गलियारा आधारित दृष्टिकोण में बदलाव ने राजमार्ग की लंबाई में 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़ाकर 2024 में 1.46 लाख किलोमीटर करने में मदद की है। अब है भारत माला परियोजना। अक्टूबर 2017 में शुरू की गई परियोजना के लक्ष्य 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करना है। अब 2024 तक लक्ष्य 76% परियोजना यानी
26,425 किलोमीटर को मंजूरी दी गई जा चुकी है, जिसमें 18,926 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है। अब चार धाम महामार्ग परियोजना 2024 तक सभी 4 धामों का राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए 825 किलोमीटर में 620 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली सड़क परियोजना पूरी हो चुकी है। अब राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर HSC की लंबाई 2014 में 93 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 2,474 किलोमीटर हो गई है। अब है पोत परिवहन परिचालन दक्षता में सुधार के प्रमुख पतनों पर कंटेनर टर्न अराउंड अवधि में औसतन कमी दर्ज की गई है। यह अवधि वित्त वर्ष 2024 के 48.1 घंटे से घटकर वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर 3.4 घंटे रह गई है। इसमें पतन की परिवहन सुविधा में सुधार हुआ है। अब नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार दिसंबर 2024 तक सौर पवन ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दर 15.8% की वृद्धि हुई है। इससे देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.4 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 47% हो गई है। अब है विद्युत आपूर्ति दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति DDU-GJY और सौभाग्य जैसी सरकार की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तक पहुंच में सुधार हुआ है। इससे 18,374 गांव तथा 2.9 करोड़ घरों की बिजली में उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। अब डिजिटल कनेक्टिविटी सरकार की डिजिटल संपर्क पहलों विशेषकर अक्टूबर 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवाओं की शुरुआत से प्रगति हुई है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष अब डिजिटल भारत निधि के तहत दूर दराज के इलाकों में 4G मोबाइल सेवा की सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसके तहत दिसंबर 2024 तक 10,700 गाँवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता जल जीवन मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत से अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत मॉडल श्रेणी में अप्रैल से नवंबर 2024 तक 1.92 लाख गाँवों को ODF घोषित किया गया। इसे ODF गाँवों वाले कुल संख्या 3.64 लाख हो गई है। अब अवसंरचना विकास क्या है? अवसंरचना विकास के बारे में जानते हैं। अब शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89 लाख आवासों का निर्माण हुआ है। नगर परिवहन नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। 29 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो एवं त्वरित रेल प्रणाली या तो परिचालन में है या तो निर्माण के अधीन है। रियल एस्टेट विनिर्माण विकास अधिनियम 2016 में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनिर्माण पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। जनवरी 2025 तक 1.38 लाख रियल एस्टेट परियोजना पंजीकृत की गई है तथा 1.38 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है। अब अंतरिक्ष क्षेत्र वर्तमान में 46 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का परिचालन करता है। सरकार के अंतरिक्ष विजन 2047 में गगनयान मिशन तथा चंद्रयान-4 चंद्रमा से सैंपल वापसी मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना शामिल है। केवल सार्वजनिक निवेश और संरचना की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है और अंतर को बांटने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अवसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन तथा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जैसी प्रणालियों का निर्माण किया है। अब अध्याय 7 देखते हैं क्या कर रहा है। व्यापार सुधार पर विशेष ध्यान उल्लेखनीय है कि विभिन्न घरेलू एवं वैश्विक कारकों की वजह से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही Q2 में औद्योगिक विकास दर घटकर 3.6% रह गई है। सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता वाला 639 मिलियन टन है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट का उत्पादन लगभग 427 मिलियन टन है। सीमेंट उद्योग का लगभग 87% हिस्सा राजस्थान, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रित है। अब घरेलू सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए उद्योग में पर्याप्त क्षमता। घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति 290 केजी है, जबकि वैश्विक औसत 540 केजी प्रति व्यक्ति है। अब राजमार्ग, रेलवे, आवास योजना जैसी मेगा परियोजनाओं के माध्यम से सीमेंट की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल नवंबर में देश के कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात उत्पादन में क्रमशः 3.3% और 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब विद्युत तथा निर्माण में मजबूत विकास को संचालन औद्योगिकी क्षेत्र में वर्ष 2025 पहल अग्रणी अनुपात में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब सरकार चौथे स्मार्ट विनिर्माण औद्योग संवर्धन योजना को सक्रियता से बढ़ावा देने के साथ ही समर्थ उद्योगों केंद्रों की स्थापना में मदद कर सक रही है। अब देखते हैं वित्त वर्ष 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री 12.5% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को घरेलू उत्पाद में 17.5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर्ज की गई है। 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में निर्मित हो रही है। अब जिससे भारत की आयात निर्यात निर्भरता उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। अब वित्त वर्ष 2024 में औषधि उत्पादन में कुल वार्षिक टर्नओवर 4,17,000 करोड़ रुपए रहा। अब इसमें पिछले 5 वर्षों में औसत दर 10.1% की वृद्धि रही है। अब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में पेटेंट फाइल करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME क्षेत्र में उच्च तौर पर गतिशील क्षेत्र रहा है। MSME क्षेत्र में समान धन सहायता के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के कोष से आत्मनिर्भर भारत कोष स्थापित किया है। सरकार देश भर में MSME क्लस्टर विकसित करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू कर रही है। अब अध्याय 8 देखते हैं। अध्याय 8 यानी सेवा क्षेत्र, पुराने योद्धा के समक्ष नई चुनौतियां। सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 के 50.6% से बढ़कर 2025 में प्रथम अग्रणी अनुपात में 55.3% पहुंच गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व में 7वें स्थान पर रहा है। भारत के सेवा निर्यात में विकास वित्त वर्ष 2024 में 5.7% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल नवंबर में 12.8% की वृद्धि का अनुमान है। अब भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2024 से यातायात में 8% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान रेलवे ने माल भाड़े ढुलाई 5.2% राजस्व अर्जित किया है। अब पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व की स्थिति 5% पहुंच गई है। इस अवधि में भारत को विश्व पर्यटन राजस्व प्राप्ति को 1.8% दुनिया भर में 14 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। इस अवधि में वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र 7.6 करोड़ रोजगार सृजित हुई है। अब नॉसकॉम स्ट्रेटेजीज रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय IT उद्योग ने ई-कॉमर्स को छोड़कर व्यापार आर्थिक दबावों और भू राजनीतिक तनावों के बीच वर्ष 24 में 3.8% की वृद्धि को दर्शाते हुए 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया है। अब स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रिय, डाटा की बढ़ती खपत, 5G जैसी तकनीकों के आगमन के साथ भारत का दूरसंचार क्षेत्र विस्तार कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत 1.18 लाख बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहक, 84% कुल
टेली घनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। अब अध्याय नंबर 9 देखते हैं, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, भविष्य की संभावना का क्षेत्र, यानी कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों का वित्त 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूद आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का 16% का योगदान रहा है। अब बागवानी, मवेशी, मत्स्य इत्यादि क्षेत्रों में कृषि के संपूर्ण विकास में चालक रहे हैं। अब 2024 में खरीफ खाद्यान्न 1647.05 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 LMT की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अरहर और बाजार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन की भारित औसत लागत पर क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2011 से 12 और 2021-22 के लिए मत्स्य पालन 8.7 की उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक दर CAGR प्रदर्शित किया गया, जिसका पशुधन 5.8% CAGR के साथ दूसरे स्थान पर है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY ने खाद्य सुरक्षा को दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव को चिन्हित किया है। अगले 5 वर्षों के लिए PMGKAY के तहत मुक्त खाद्य का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को दूरदृष्टि को दर्शाता है। 31 अक्टूबर तक PM किसान के 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है, जबकि 23.61 लाख किसान PM किसान मानधन के तहत नामांकित हैं। अब अध्याय 10 को देखते हैं, जलवायु एवं पर्यावरण अनुकूलन की अनिवार्यता। वह 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने की भारत की महत्वाकांक्षा मूल रूप से समावेशी और सतत विकास के दृष्टिकोण से निहित है। भारत ने 30 नवंबर 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत 2,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है। यह वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान NDC की अद्यतन लक्ष्य 50% तक पहुंचने की तुलना में कुल क्षमता 40.8% है। अब भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2025 से वर्ष 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन यानी CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। अब भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक अभियान लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का उद्देश्य देश की स्थिरता संबंधी प्रयासों को बढ़ाना है। 2030 तक लाइफ के प्रयासों को निम्न उपभोग एवं निम्न कीमतों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं का लाभ 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचत की संभावना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यानी GEC के तहत परियोजनाओं का उद्देश्य एक अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करना है। यह अक्षय ऊर्जा के लिए ग्रिड क्षमताओं को बढ़ाता है। वर्तमान में GEC फर्स्ट के 8 राज्यों को लागू किया जा रहा है, जिसमें 9,136 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें और 21,413 मेगावोल्ट एम्पियर सब स्टेशन सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। 7 अतिरिक्त राज्यों में GEC सेकेंड का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब अध्याय 11 क्या है? अध्याय सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है। सरकार का सामाजिक सेवा व्यय संयुक्त रूप से केंद्र व राज्यों के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 में वित्त वर्ष 2024-25 तक 15% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ा है। अब सरकार की विभिन्न राजकोषीय नीतियों के समर्थन से उपभोक्ता व्यय और असमानता संबंधी माप गिनी गुणांक में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह वित्त वर्ष 2022-23
में 0.266 से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 0.237 और इसी अवधि शहरी क्षेत्र के लिए 0.314 से घटकर 0.284 हो गया है। अब वित्त वर्ष 2014-15 के वित्त वर्ष 2021-22 के बीच देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 48% हो गई है। इस अवधि के दौरान कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों द्वारा किए जाने वाले आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी 62.6% घटकर 39.4% हो गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने परिवारों के जेब खर्च में उल्लेखनीय कमी लाने के निर्णायक भूमिका निभाई है, जिसके तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत दर्ज की गई है। अब एक ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर बजट के संधारणीय विकास लक्ष्यों को उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए संधारणीय विकास लक्ष्यों की स्थानांतरणीय रणनीति अपनाई गई है। UDISC प्लस वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 14.72 लाख स्कूलों के माध्यम से 24.8 करोड़ छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है। कुल छात्रों में 69% हिस्सेदारी स्कूलों में अध्ययनरत है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। अब सरकार समग्र शिक्षा अभियान, निष्ठा, विद्या प्रवेश, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि जैसी उप योजनाएं, दीक्षा, स्टार्टअप परख, PM श्री, उल्लास एवं PM पोषण सहित कई कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से NEP 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। अब है अध्याय 12 रोजगार एवं कौशल विकास अस्तित्वगत प्राथमिकताएं। बेरोजगारी दर 2017-18 जुलाई के 6% से की तुलना से घटकर 2023-24 में 3.2 रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है। 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 26% जनसंख्या होने के साथ भारतीय वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों का शामिल महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित देते हुए सरकार ने आसान कर्ज, विपणन समर्थन, कौशल विकास एवं महिला स्टार्टअप्स को समर्थन आदि से जुड़े कई पहलों की शुरुआत की है। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ रहे हैं, जो विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए आवश्यक है। अब सरकार स्वचालन, जेनरेटिव AI, डिजिटलीकरण जैसे उभरते वैश्विक रुझानों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए लचीला एवं उत्तरदायित्व कुशल इकोसिस्टम स्थापित कर रही है। अब हाल के प्रस्तुत की गई PM इंटर्नशिप योजना रोजगार एवं सृजन को बढ़ावा देने में परिवर्तनशील साबित हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत विगत 6 वर्ष में कुल नए पेरोल का आंकड़ा दोगुना हो गया है। इसके औपचारिक रोजगार में मजबूती बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। अब अध्याय 13 AI युग में श्रम संकट या उत्पीड़न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI स्वास्थ्य शोध, आपराधिक न्याय, शिक्षा व्यवस्था एवं वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के मानव प्रदर्शन को आगे निकालने का अनुमान है। वर्तमान में बड़े स्तर पर AI को अपनाने में विश्वसनीयता, संसाधनों से जुड़ी अक्षमताएं और अवसंरचना से जुड़ी कमियों जैसी बाधाएं मौजूद हैं। AI को प्रयोग के साथ साथ इन चुनौतियों को निपटने के लिए भी नीति निर्माताओं का उपयुक्त कदम उठाना आवश्यक है। AI की दक्षता को देखते हुए भारत ने एक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आधार को मजबूत बनाया और राष्ट्रीय
राष्ट्रव्यापी संस्थागत प्रक्रिया को संभव बनाया है। अब भारत कुशल एवं सक्रिय युवा जनसंख्या के दोहन द्वारा ऐसा कार्यबल तैयार करने की क्षमताएं हैं जो अपने कार्य निष्पादन एवं उत्पादकता के सुधार के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं। अब एआई आधारित बदलाव के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण? आर्थिक सर्वेक्षण विगत वित्तीय वर्ष की आय एवं व्यय की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया दस्तावेज होता है। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देती है। इसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विकास की प्रवृत्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों में आय व्यय और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा शामिल होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में परिणाम में 1950-51 में 1964 के तहत केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। बाद में इसे अलग कर दिया गया और बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। विदित हो कि आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार ECA के मार्गदर्शन में संकलित किया जाता है। वर्तमान में डॉक्टर B अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्री द्वारा आगामी बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब एक केंद्रीय बजट देखते हैं, ठीक है, 2025-26 केंद्रीय बजट 2025-26, ठीक है। चलिए देखते हैं केंद्रीय बजट। एक फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 50.65 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट 2025-26 के पेश किया। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वां बजट है। इससे पहले उन्होंने एक अंतरिम बजट और 6 पूर्वकालिक बजट प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजनों कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया है। अब केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम सबका विकास है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। बजट की थीम के अनुसार वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। अब बजट में गरीबी, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं को ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रोत्साहित किया गया है। संक्षिप्त बजट 2025-26 का अनुमान। अब 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियों और कुल व्यय 34.96 लाख करोड़ रुपए तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां अब 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियों में 11.54 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। शेष वित्त पोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने का संभावना है। सकल बाजार उधारियों 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के कैंपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपए GDP का 3.1% रहने का अनुमान है। बजट के बारे में संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। हालांकि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति, प्राप्ति एवं व्यय का विवरण होता है। केंद्रीय बजट, राजस्व बजट,
वह सरकार के कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्ति और व्यय रही सहित और पूंजीगत बजट यानी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान सहित में वर्गीकृत किया जाता है। अब है अगला पॉइंट, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल किया है। बजट मुख्यतः विभिन्न विभागों, मंत्रालय और अधीनस्थ आकलन प्राधिकरणों को प्राप्त व्यय व प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट नकद उधार पर तैयार किया जाता है, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में भी प्राप्ति या भुगतान होने की उम्मीद है। अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाया जाता है। संसद में बजट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, भाग ए और भाग बी। अब भाग ए, यह बजट का व्यापक आर्थिक हिस्सा है जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्राथमिकताओं को घोषणा की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों को धन आवंटन किया जाता है। भाग बी, यह वित्त विधेयक से संबंधित होता है जिसमें आयकर संशोधन व अप्रत्यक्ष कर जैसी कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। अब भाग एक देखते हैं। विकास का प्रथम इंजन कृषि यानी प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना, विकसित विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम, राज्यों की भागीदारी के माध्यम से प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना को शुभारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। अब ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा ताकि कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार का समाधान हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। इसके तहत पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। अब दलहन में आत्मनिर्भरता, सरकार तूर, उड़द और मसूर में विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन प्रारंभ करेगी। अब इस मिशन के तहत केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और राष्ट्रीय सरकारी उपभोक्ता महासंघ अगले 4 वर्षों के दौरान 4 वर्षों किसानों को इस दालों की खरीद करेगी। अब सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियां, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में मखना बोर्ड, मखना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार मखना बोर्ड के स्थापित किया जाएगा। अब राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान, इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास एवं उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना, बीजों की 100 से अधिक किस्मों की वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना है। अब मत्स्य उद्योग, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत ढांचे को प्रस्ताव है। अब कपास उत्पादन मिशन, कपास की खेती का उत्पादकता एवं निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। असम में यूरिया संयंत्र,
असम के नाम रूप से 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब विकास का दूसरा इंजन एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एमएसएमई के वर्गीकरण का मानदंड में संशोधन। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 2.5 से 2 गुना किए जाने की घोषणा की गई है। अब निवेश टर्नओवर, निवेश करोड़ों रुपए में, ठीक है। उद्यमी श्रेणी वर्तमान में 1 करोड़, संशोधित 2.5 करोड़, वर्तमान में 5 करोड़, संशोधित 10 करोड़ है। लघु उद्यमी 10 करोड़, संशोधित 25 करोड़, वर्तमान में टर्नओवर होगा 50 करोड़ का वर्तमान में, लेकिन संशोधित करके 100 करोड़ बनाया जाएगा। मध्यम उद्यम जो है 50 करोड़ है निवेश किया जाएगा और 125 करोड़ संशोधित करके किया जाएगा, और टर्नओवर 250 करोड़ वर्तमान में हो रहा है और बाद में संशोधित कर 500 करोड़ हो जाएगा। अब सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, यानी उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स विस्तारित कार्यक्षेत्र 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी। अब पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार उद्यमिता के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा की गई है। अब फुटवियर और लेन देन क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पादन स्कीम, बजट में भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्रों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पादन स्कीम को घोषणा की गई है। वे खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, यानी बजट में भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौना बनाने की योजना की घोषणा की गई है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। अब बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। अब विकास का तीसरा इंजन निवेश है। विकास का तीसरा इंजन क्या है? निवेश है। अब लोगों में निवेश, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बच्चा, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मतदाताओं सहित आकांक्षी जिलों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करता है। बजट में पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मापदंडों को सुनिश्चित करने समुचित रूप से बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। अब अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। अब अगले 5 वर्षों से सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। अब सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र यानी युवाओं को मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञताओं और साझेदार के साथ कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षण का प्रशिक्षण कौशल, प्रमाणन ढांचा और औद्योगिक समीक्षा शामिल होगी। अब है IIT में क्षमता का विस्तार। 2014 के बाद शुरू किए गए 5 IIT में 6500 छात्रों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। IIT पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचों की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा। अब शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र यानी 5000 करोड़ रुपए के कुशल परिव्यय में शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने का लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र। सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025 में ऐसा 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, बजट में शहरी कामगारों की आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक और उत्थान हेतु योजना की घोषणा की गई है। अब PM 100 निधि। PM 100 निधि योजना 68 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स का लाभ मिला है। इसे विस्तारित करते हुए बैंक से ज़्यादा लोन, 30,000 रुपये की सीमा वाले UPI लिंक क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ इस योजना का नया रूप दिया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना सरकार गिग श्रमिक के लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था के साथ ही PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग श्रमिकों को सहायता मिलने की संभावना है। अर्थव्यवस्था में निवेश क्या है? अर्थव्यवस्था में निवेश के बारे में देखते हैं। अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी। प्रत्येक अवसंरचना में संबंधित मंत्रालय 3 साल की परियोजनाओं की पाइपलाइन लेकर आएगा, जिन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में लागू किया जा सकता है। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे PPP प्रस्ताव तैयार करने के लिए IIPDF इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड योजना से सहायता मांग सकता है। अब अवसंरचना के लिए राज्यों का सहायता। पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहित हेतु राज्यों को 50 वर्ष के व्यय मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 वर्ष 2021 में घोषित पहली परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना की सफलता के आधार पर वर्ष 2025 से 30 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की दूसरी योजना शुरू की जाएगी। योजना को समर्थन देने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों में सुधार किया जाएगा। अब जल जीवन मिशन। इस योजना के तहत 2019 से अब तक भारत की 80% ग्रामीण आबादी के 15 करोड़ परिवारों को पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच प्रदान की गई है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए इस मिशन को वर्ष 2028 तक
बढ़ाया गया है। शहरी चुनौती को शहरी यानी सरकार जुलाई 2024 बजट में घोषित शहर के विकास केंद्र के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। यह निधि विश्वसनीय परियोजना की लागत के 25% तक की धनराशि के इस शर्त के साथ वित्त पोषित करेगी कि लागत का कम से कम 50% बॉन्ड बैंक ऋणों और पीपीपी के वित्त पोषित किया जाए। योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव किया जाएगा। अब है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। वह 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम के संशोधन किए जाएंगे। अब 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों MSMR के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित MSMR संचालित किए जाने का लक्ष्य है। अब पोत निर्माण क्या है? पोत निर्माण अब लागत संबंधी नुकसानों को दूर करने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जहाज निर्माण की वित्त सहायता नीति में सुधार करते हुए इसमें भारतीय यार्डों में जहाज तोड़ने के लिए क्रेडिट नोट्स भी शामिल किए जाएंगे। निर्दिष्ट आकार से बड़े जहाज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जहाज़ों की रेंज श्रेणियों और क्षमता बढ़ाने के लिए जहाज निर्माण क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे सुविधाएं और कौशल और प्रौद्योगिकी शामिल होगी। अब समुद्री विकास कोष समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि से समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा। इसमें सरकार का 49% तक का योगदान होगा और शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। अब उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना बजट में अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ यात्रियों के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान योजना को घोषणा की गई है। इसके तहत पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के जिला में हेलीकॉप्टर और छोटे हवाई अड्डे को समर्थन दिया जाएगा। अब बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा दी जाएगी। अब मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाली बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। खनन क्षेत्र सुधार लघु खनिज सहती खनन क्षेत्र में सुधार को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और राज्य खनन सूचकांक की स्थापना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण खनिजों को निष्कर्षण के लिए एक नीति लाई जाएगी। अब स्वामी निधि 2 यानी किफ़ायती एवं मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामी के तहत संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है। वित्त मंत्री द्वारा 6 नवंबर 2019 को स्वामी निधि 1 की घोषणा की गई थी। एक वर्ष 2025 में अन्य 40,000
इकाइयों का निर्माण पूरा हो जाएगा। स्वामी निधि 2 को सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए के इस फंड का लक्ष्य अन्य एक इकाइयों को शीघ्रता से पूरा करना होगा। निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डाटा, सार्वजनिक निजी भागीदारियों को आगे बढ़ाने और परियोजना नियोजन में निजी क्षेत्र की सहायता के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से प्रासंगिक डाटा और मानचित्र तक पहुंच प्रदान की जाएगी। अब रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन। देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्य के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा। प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्यों को उपलब्ध करानी होगी। रोजगार आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। अब आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना। अब होम स्टेट के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना। पर्यटन स्थलों तक यात्रा और संपर्क में आसानी से सुधार करना। पर्यटन सुविधाओं, स्वच्छ और विपणन प्रयासों सहित प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहित प्रदान करना। अब कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधाएं शुरू करना। जुलाई 2024 के बजट में प्रस्तावित आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर बल देने के साथ साथ भगवान बुद्ध की जीवन और समय से संबंधित स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब भारत में चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ, क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी से भारत में चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अब नवाचार में निवेश। क्या है नवाचार में निवेश? अनुसंधान, विकास और नवाचार। जुलाई 2024 में बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलुओं को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, यानी अगली पीढ़ी के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड की संभावना तलाशी जाएगी। अब पीएम अनुसंधान अध्ययता वृत्ति, यानी पीएम अनुसंधान अध्ययता वृत्ति योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के लिए आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्ययावृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, यानी भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को आनुवंशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करेगी। अब राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन, बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन प्रारंभ। अब ज्ञान भारतम मिशन, शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। अब विकास का चतुर्थ इंजन निर्यात संवर्धन मिशन, वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई
और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों को लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण हेतु सहायता। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। अब वैश्विक क्षमता केंद्र के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा। उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहित देने के लिए राज्यों को मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI यानी भारत में संपूर्ण प्रीमियर का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% बढ़कर 100% की जाएगी। अब NABFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा। राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना एवं विकास बैंक अब NABFID अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड उद्देश्यों से आंतरिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगी। अब ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक MSJ सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेगा। पेंशन क्षेत्र। पेंशन उत्पादन 2 विनियमन समन्वयन और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना का प्रस्ताव है। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों प्रमाण लाइसेंस और अनुपाति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव है। अब राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक यानी प्रतिस्पर्धा समन्वयक संघवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। अब जन विश्वास विधेयक 2.0। जन विश्वास विधेयक 2.0 में 1000 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव है। अब भाग 2 यानी कर सुधारों पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार मंजिल नहीं है, बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने में साधन है। सुशासन प्रदान करने के लिए प्रक्रियावादी होने की आवश्यकता नहीं होती है। थिरुकुरल ने श्लोक 542 में इसे व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है। वनों की वाज होम उलागे लात मतरावन कोनोकी बाज हुम कुडी। अर्थात जैसे जीवित प्राणियों को वर्षा की आशा में जाती है, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं। अब प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स यानी नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थ विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अब वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। यह नई संरचना माध्यम से वर्ग में करों की काफ़ी कमी करेगी और घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। अब नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की
दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने के में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी। इस प्रस्ताव को परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लागत लगभग 1,00,000 करोड़ और अप्रत्यक्ष करों में 2,600 करोड़ का परित्याग होगा। अब है संशोधित कर संरचना। नई कर व्यवस्थाओं में संशोधित कर संरचना निम्नानुसार होगी। पहला है 0 से 4 लाख रुपए, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी TCS को तर्कसंगत बनाना, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुनी बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की जा रही है। किराए पर TDS यानी स्रोत पर कटौती के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन प्रेषण की TCS स्रोत पर एकत्रित कर की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। उच्च TDS कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। विवरणीय दाखिला करने की नियत तारीख तक TCS के भुगतान में विलंब को गैर आपराधिक घोषित करने का प्रावधान है। अब स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधी ब्यौरों को अद्यतन किया है। किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। अनुपालन बोझ को कम करना। छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं को अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया गया है। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के लाभ की अनुमति का प्रस्ताव है। अब व्यवसाय करने की सुगमता। 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामले में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण करते हुए एक योजना की शुरुआत। आर्म्स लेंथ मूल्य ALP इससे तात्पर्य है कि किसी लेन देन में लागू होने वाले लेन देन में कीमत उचित हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवाद को कम करने तथा निश्चितता को बनाए रखने के लिए सेफ हार्बर नियम के दायरे का विस्तार 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम NSS में किए गए आहरण पर छूट। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS वत्सल खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव जो समग्र सीमाओं को अधीन समान NPS खातों के लिए उपलब्ध है। रोजगार एवं निवेश। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण स्कीमों के लिए कर निश्चित। अब उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव जो ऐसे निवासी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है। विशिष्ट
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए उपकरण घटकों को स्टोर करने वाले अनिवासियों की कहर निश्चित के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है। अंतर्देशीय जहाज़ों के लिए टन भार का योजना। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। अब स्टार्टअप के निगम का विस्तार। 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्षों की अवधि का विस्तार का स्टार्टअप लाभ प्रदान किए गए हैं। वैकल्पिक निवेश निधियां AIF यानी श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड AIF अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों का कराधान निश्चित प्रदान करने का प्रस्ताव है। अब सावरेन और पेंशन निधियों के लिए पेंशन निवेश तिथि का विस्तार यानी सावरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की प्रस्तावित है। अब अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। औद्योगिक वस्तुओं की सीमा शुल्क ढांचे का युग्मीकरण यानी केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों को अतिरिक्त है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएगी। अब मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम हो उसको छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव है। एक से अधिक उपकरण अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव है। अब उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी। अब अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपए के राजस्व का परित्याग होगा। औषधि दवाओं का आयात पर राहत। 36 जीवन रक्षा औषधियों को दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट जाएगा BCD यानी 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% के रियासती सीमा शुल्क दवाओं को शामिल है। औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगियों की सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट। अब औषधि और दवाइयाँ बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। अब घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन में सहायता। महत्वपूर्ण खनिज कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी के अपशिष्ट लेड जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क के छूट है। वस्त्र घरेलू तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा। 2 अन्य प्रकार के शटल रहित करधों वाली टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त। बुने हुए वस्त्रों पर 10% या 20% के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115% किलोग्राम में जो भी अधिक हो उसे करने का प्रस्ताव। अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर BCD 10% से बढ़कर 20% किया गया। अब ओपन सेल्स और अन्य घटकों पर BCD घटकर 5% करने का प्रस्ताव है। ओपन सेल्स के अन्य घटकों पर BCD में छूट।
लिथियम आयन बैटरी। इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फ़ोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। अब पोत परिवहन क्षेत्र। पोत निर्माण में कच्चे माल घटकों उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। पुराने पोतों के लिए भी ऐसे ही छूट प्रस्तावित है। दूरसंचार कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विप्स पर BCD 20% से 10% लगाया गया है। अब निर्यात संवर्धन। हस्तशिल्प वस्तुएं। हस्तशिल्प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 वर्ष की गई है। आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 महीनों के लिए और बढ़ाई जा सकती है। चमड़े की वस्तुएं। वेट ब्लू लेदर पर BCD में पूर्ण छूट। अब क्रश लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट। अब समुद्री उत्पाद। फ्रोजन फिश, पेस्टक, सुरीमी और ऐसे ही उत्पादों को निर्यात पर BCD 30% से घटकर 5% किया गया है। मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलिसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15% से घटकर 5% किया गया है। रेल वस्तुओं के लिए घरेलू MRO में वायुयानों और जलपोतों के मरम्मत के लिए आयातित MRO के समान ही छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे वस्तुओं के निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है, जिससे आगे 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। अब राजस्व के प्रमुख स्रोत और व्यय, यानी केंद्रीय राजस्व एवं व्यय देखते हैं। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय। रुपया जाता है। उधार और अन्य देयता में 24 पैसे। केंद्रीय प्रायोगिक योजनाएं में 8 पैसा। निगम कर पर 17 पैसा। आय कर पर 22 पैसा। ब्याज अदाय। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसा। ब्याज अदायगी में 20 पैसा। सीमा शुल्क में 4 पैसा। रक्षा में 8 पैसा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 5 पैसा। आर्थिक सहायता में 6 पैसा। GST और अन्य कर में 18 पैसा। वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 8 पैसा। कर भिन्न प्राप्तियों के लिए 9 पैसा। पेंशन के लिए 4 पैसा। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसा। अन्य व्यय 8 पैसा होता है। अब व्यापार सुविधा, ठीक है। प्रोविजनल कर निर्धारण की समय सीमा। व्यवसाय प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्वैच्छिक अनुपालन। अब आयातक या निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकते हैं और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क भुगतान कर सकते हैं। अब अंतिम उपयोग की समय सीमा का विस्तार। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। अब है केंद्र सरकार के प्रमुख व्यय बजट अनुमान, ठीक है। अब कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। 2025-26 के लिए बजट अनुमान करोड़ में। कुल 50,65,345 करोड़, ठीक है। ब्याज जो है 12,76,00,000
12,76,338 करोड़ रुपया। परिवहन के लिए 5,48,649 करोड़। रक्षा के लिए 4,91,4,91,732 करोड़। स्वास्थ्य के लिए 38,311। शहरी विकास के लिए 96,777। IT और दूरसंचार के लिए 95,258। ऊर्जा के लिए 81,174। प्रमुख सब्सिडी के लिए 3,83,407। पेंशन के लिए 2,76,618 करोड़। वाणिज्य उद्योग के लिए 65,553 करोड़। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़। वित्त के लिए 62,924 करोड़। गृह और संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,33,211 करोड़। सामाजिक कल्याण के लिए 60,052 करोड़। कर प्रशासन के लिए 1,86,632 करोड़। वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,679 करोड़। अब कृषि संवर्ध कार्यकल्प यानी 1,71,437 करोड़। विदेशी मामले 20,517 करोड़। शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़। और अन्य के लिए पूर्वोत्तर विकास के लिए 5,915। अन्य के लिए 4,82,653 करोड़। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 प्रमुख आंकड़े करोड़ में 2023-24, 24-25, 24-25, 25-26। ठीक है। यानी राजस्व प्रणाली कितना बजट अनुमान है? 34,20,409 करोड़। पूंजी प्राप्ति कितना है? 16,44,936। कुल प्राप्तियां 50,65,345। कुल व्यय 50,65,345। प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,04,828 करोड़। राजस्व घाटा 5,23,846। प्रभावी राजस्व घाटा 96,654 करोड़। राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़। प्राथमिक घाटा 2,92,598 करोड़। ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। अब सबका विकास थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 2025-26 में समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्ता शिक्षा और आर्थिक शक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ विकसित भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है। युवाओं, महिला और किसानों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देते हुए बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ सतत विकास, निजी क्षेत्र को निवेश का प्रोत्साहित करना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह उपाय भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश का बजट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 का क्या बजट पेश हुआ है? उत्तर प्रदेश यूपी का। ठीक है, देख लेते हैं। 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। किसने किया है? वित्त मंत्री सुरेश कुमार खत्री। यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है।
अब हम मुख्य बिंदु जान लेते हैं बजट के। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट को किसानों, युवाओं और महिलाओं को बच्चों का विशेष ध्यान रखा है। इस बजट में समाज के हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाओं, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। यह वास्तव में जनहित का बजट है। मुख्यमंत्री ने बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनम की अवधारणा के अनुरूप बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों को बीच कर प्राप्तियां टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है। यह यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब इसे राजकोषीय घाटा 2.97% या 91,399.80 करोड़ है। सरकार पर अब तक कुल खर्च 9,03,924.54 करोड़ हो गया है। 2024-25 में 8.16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। अब उत्तर प्रदेश की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 17.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन। अवसंरचना विकास कुल बजट का 22% सबसे अधिक है। शिक्षा 13%, कृषि समृद्धि 11%, चिकित्सा के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4%। प्रमुख आवंटन सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम MSME यानी 1000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 225 करोड़ रुपए। अब PM मित्र योजना 300 करोड़ रुपए। PM मित्र टेक्सटाइल योजना 150 करोड़ रुपए। वस्त्र गारमेंट योजना 150 करोड़ रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना 400 करोड़ रुपए। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 461 करोड़ रुपए। जल विद्युत परियोजना 3953 करोड़ रुपए। एक्सप्रेसवे 900 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन 4500 करोड़ रुपए। PM श्री योजना 300 करोड़ रुपए। गांव में नए स्टेडियम 125 करोड़ रुपए। मत्स्य संपदा योजना 195 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन 425 करोड़ रुपए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटनी योजना 400 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 700 करोड़ रुपए। PM आवास योजना 4848 करोड़ रुपए। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना 8105 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 505 करोड़ रुपए। प्राप्तियां और व्यय का सारांश विवरण राशि रुपए में। कुल प्राप्तियां 7,79,242.65 लाख रुपया। राजस्व प्राप्तियां 6,62,690.93 रुपया। पूंजीगत प्राप्तियां 1,16,551.72 रुपया। कर राजस्व 5,50,172.21 रुपया। कुल व्यय यानी 8,08,736.06 रुपये। राजस्व लेखे का व्यय 5,83,174.57 लाख। अब पूंजी लेखों का व्यय 2,25,561.49 रुपया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का बजट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्थिक सर्वेक्षण पूरा समाप्त होता है। अगला देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।